नमस्कार साथियों, द इंग्लिश लेबोरेटरी पर आप सभी का स्वागत है। आज स्वास्थ्य फिर से कुछ अच्छा है, तो अपन नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं आज ही, बेसिक सेंटेंस पैटर्न। देखो, स्पोका और इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लगभग तो समान सी चीज़ें हैं, बट उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है ना। और उसमें पी है तो पी को प्रेडिकेट, प्रेडिकेटर, प्रेडिकेटम, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। बेसिक सेंटेंस पैटर्न का मतलब एक बेसिक नाम से ही पता चलता है ना, बेसिक सेंटेंस पैटर्न की एक जनरल जो सेंटेंस होता है वो कैसे बनता है, किस फॉर्म में बनता है। तो ज़्यादा घबराना नहीं है, ठीक है। ये कोई डीपली पढ़ने वाला टॉपिक नहीं है। मैं जानता हूँ कि बहुत अंग्रेजी के विद्वान बैठे हैं राजस्थान में, और ना जाने क्या क्या पढ़ा रहे होंगे। रेन एंड मार्टिन से भी अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ लिया है तो इनफ है, और अगर आपने इस वीडियो को भी देख लिया ना, ये 2-3 पार्ट में जो भी आएगी, तो भी इनफ है। आपका पेपर में सवाल गलत नहीं होगा। किसी पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज में आपका सवाल सही हो ना हो, उस चीज़ की मैं गारंटी नहीं देता। मेन एग्ज़ाम में, आरपीएससी के एग्ज़ाम में आपका सवाल गलत नहीं हो सकता, मैं तो इतनी बात जानता हूँ, ठीक है। और आपको विश्वास करना ही पड़ेगा, और विश्वास के अलावा आपके पास ऑप्शंस नहीं है कुछ भी, ठीक है। विश्वास सबसे पहली चीज़ है आपके लिए, है ना। अगर आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को फॉलो कर रहे हैं, तो विश्वास तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, और उससे पहले आप जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ना, द इंग्लिश लेबोरेटरी, उस पर ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक जो है इस यूट्यूब के बायो में भी मिल जाएगा, और पोस्ट, कम्युनिटी पोस्ट में भी मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप सीधा टेलीग्राम पर सर्च करके भी ढूंढ सकते हैं। अगर आपको हमारे लिटरेचर के नोट्स मंगवाने हो, लिटरेचर के एमसीक्यू की बुक्स मंगवानी हो, तो आप मंगवा सकते हैं। एप्लीकेशन भी इसी नाम से है, द इंग्लिश लेबोरेटरी। और जो क्या कहते हैं, अगर आप सूरतगढ़ से है ना, तो आप ऑफलाइन बुक शॉप से ले सकते हैं, किताबघर, बुकलैंड, है ना। बुकलैंड के सामने एक दुकान है स्टार स्पोर्ट्स नाम से, वहाँ से भी ले सकते हैं। और भी दुकानों तक पहुँचा देंगे। अगर आप कहेंगे तो पर्टिकुलर कोई दुकान का नाम बता देना, और उनको बोल देना कि ये बुक हमारे को इस शॉप से चाहिए, तो हम दे देंगे, ठीक है। चलिए, अब बहुत हो गया, अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं आज की, है ना। देखो, वर्ब से वट या हुम, सॉरी वो बीच में कॉल आ गई थी, है ना। वर्ब से वट या हुम क्वेश्चन करने पर सामान्यतः जो आंसर आता है वह ऑब्जेक्ट होता है ना। देखो, सीधी सी बात बताऊँ, वट क्वेश्चन करोगे तो वस्तु आएगी, ठीक है। और हुम करोगे तो हुम का मतलब होता है किसको। और जब अपने इसको एज ए रिलेटिव प्रोनाउन या जो भी आप कहोगे, तो तब इसका मतलब होता है जिसको, है ना। तो आप जब भी किसी वाक्य से वट का उत्तर मांगोगे, और वो उसका आंसर जो है ऑब्जेक्ट आएगा, हुम का उत्तर मांगोगे तो भी ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन एक का उत्तर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और एक का उत्तर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। वट का उत्तर हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जो कि वस्तु होगी, और होम का उत्तर जो व्यक्ति होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इसको आप ध्यान रखना, ये नीचे लिखा भी होगा। अगर व्यक्ति ऑब्जेक्ट है तो उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, है ना। तथा आई ओ या ओ आई से डिनोट करते हैं, इसको लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं। कई बार हो सकता है आपके एग्जाम में भी इस हिसाब से आ जाए, आई ओ आई, है ना। तो इस आई का मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और होम का उत्तर होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या व्यक्ति। अगर ऑब्जेक्ट वस्तु है तो उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और इसे डी ओ या ओ डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डी का मतलब डायरेक्ट है, ठीक है। और वस्तु होती है हमेशा किसी वाक्यों में, जैसे ही गैव मी ए पेन, है ना। तो मी तो यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, व्यक्ति हो गया, हुम का आंसर हो गया, और ए पेन जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, वस्तु होगी, बट का आंसर हो गया, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। एक ही वाक्य में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का प्रयोग हो सकता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। ही गैव मी ए पेन, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, तो दोनों का प्रयोग हो सकता है ना। जैसे एक आगे, अब अपन आगे चलते हैं थोड़ा सा। शी कुक्स फूड, शी सब्जेक्ट। अब देखो, मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बता देता हूँ। सब्जेक्ट जो है ना, सब्जेक्ट में दो चीज़ें आ सकती हैं साथियों। सब्जेक्ट हिंदी में अगर बात करोगे तो कर्ता होता है, किसी काम को करने वाला। लेकिन अंग्रेजी में सब्जेक्ट का थोड़ा दायरा जो है वो बढ़ जाता है। कैसे? सब्जेक्ट के अंदर इंग्लिश में सब्जेक्ट जो है नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है।
ठीक है, आई वी यू दे ही शी इट इनमें से भी हो सकता है, और नाउन भी हो सकता है। नाउन का मतलब किसी भी चीज़ का नाम, है ना, नेम नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम। ठीक है, तो नाउन और प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं। ठीक है, दोनों ही सब्जेक्ट बन सकते हैं। फिर आती है वर्ब। वर्ब साथियों दो प्रकार की होती है, एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। ठीक है, 13 के 13 मॉडल्स और 11 के 11 इज, एम आर, वाज वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ये 11 और 13 मॉडल कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट, वुड, शुड, ought टू, नीड नॉट, डेयर नॉट, है ना, ये सब 13 और 11 24 ही हेल्पिंग वर्ब होती हैं। और मेन वर्ब्स तो पता नहीं कितनी होती हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है। खाना पीना, है ना, आना जाना, नहाना, ये सब मेन वर्ब्स है। और ऑब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना, जो कि वस्तु होती है, वट का आंसर होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्यक्ति होता है, हुम का आंसर होता है। शी लुक्स ब्यूटीफुल। देखो, अब एक और चीज़ है, अब आपको एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है जिसका नाम है सी। सी बोले तो कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट बोले तो हिंदी में पूरक, और पूरक बोले तो किसी की विशेषता बताता हो, किसी को पूर्ण करता हो। दो प्रकार से आप कॉम्प्लीमेंट को पहचान सकते हो। अगर बीच में लिंकिंग वर्ब लगी हुई है, इज, एम आर या वाज वर लगा हुआ है ना, और उसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं है, सीधा आपको कोई शब्द लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब वो कॉम्प्लीमेंट है। अब शी लुक्स ब्यूटीफुल का मतलब है कि वो ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो यहाँ पे सी है, ब्यूटीफुल कौन है, शी कौन है, ब्यूटीफुल है। तो आप ऐसे मान सकते हैं, जैसे ऊपर वाला सेंटेंस लो, शी कुक्स फूड, क्या फूड और शी एक ही बात है क्या? क्या शी फूड है और फूड शी है क्या? नहीं, इसलिए फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन शी लुक्स ब्यूटीफुल, शी ब्यूटीफुल है और ब्यूटीफुल कौन है, शी है, ये एक ही बात है। तो ये कॉम्प्लीमेंट हुआ, और कॉम्प्लीमेंट भी कौन सा हुआ, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ये कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट टर्म्स नहीं है, आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आ जाएगा। देखो, कॉम्प्लीमेंट का मतलब एक प्रकार से विशेषता बताता है, पूरक होता है वैसे तो, लेकिन ये विशेषता बताता है, कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना। अब अगर ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है, कोई उसको डिनोट कर रहा है, तो ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया, है ना। अगर मान लो, अगर बीच में कहीं ऑब्जेक्ट आ जाता और वो उसके बारे में आता, मान लो कुछ और शब्द आ जाता लुक्स के बाद में, और ब्यूटीफुल उसकी विशेषता होती, तो वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता। ठीक है, तो ज़्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं होती, ये जानबूझकर आपको डराया जाता है, डर के नाम पर आपसे पैसे ऐंठे जाते हैं बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाओं में। ब्यूटीफुल शी है और शी सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया ब्यूटीफुल। अगर लुक्स के बाद में कोई ऑब्जेक्ट होता और ब्यूटीफुल वो चीज़, वो ऑब्जेक्ट ब्यूटीफुल होता, तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाता, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं है, जानबूझकर आपको मैं कह रहा हूँ कि आपसे आपका ध्यान भटकाया जा रहा है पैसे के नाम पर, टेस्ट के नाम पर। इन चीज़ों से बचें आप। चूंकि ब्यूटीफुल शी को डिस्क्राइब कर रहा है इसलिए वह कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन फिर भी पता लगाना हो ना कि कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट है, तो मेन वर्ब की जगह लिंकिंग वर्ब का यूज़ करके देख लो। ठीक है, कितनी बढ़िया बात लिखी हुई है। आप लुक्स की जगह इज, एम आर लगा लो, आप यहाँ लगा के देख लो ऊपर वाले में, शी इज फूड, तो क्या शी इज फूड, फूड शी है क्या? लेकिन शी लुक्स ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल, जच रहा है ना, तो ये जच रहा है, तो ये मतलब कॉम्प्लीमेंट है। अगर लिंकिंग वर्ब अगर लिंकिंग वर्ब वाक्य में फिट बैठ रही है या सेम मीनिंग दे रही है, अगर शी लुक्स ब्यूटीफुल और शी इज़ ब्यूटीफुल का मतलब एक ही है, तो इसका मतलब ब्यूटीफुल एक कॉम्प्लीमेंट है। अगर मतलब एक नहीं है, इसका मतलब ब्यूटीफुल एक ऑब्जेक्ट है। हालांकि ये एडजेक्टिव है, तो ये कॉम्प्लीमेंट ही होगा, है ना, ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता ये। ठीक है, तो मेन वर्ब के स्थान पर अगर लिंकिंग वर्ब लगाने पर सेम मीनिंग दे रही है तो कॉम्प्लीमेंट है, नहीं है तो ऑब्जेक्ट है। सीधी सी बात है, हिंदी में लिखी हुई है, आपने तो देसी से आदमी है। ठीक है, हिंदी भाषा में आपको बता दिया, आगे आप जानो आपका काम जाने। मैंने तो मेरे अंदर जितनी भी क्षमता थी समझाने की मैंने बता दिया। मैं तेज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है, और अगर आपका ध्यान मेरी तरफ है और अगर आप मेरे को ध्यान से सुन रहे हैं, तो मेरा एक एक शब्द आपका समय व्यर्थ किए बिना सीधा मेन मुद्दे से सीधा सवाल पर अटैक कर रहा है, और आपको डेफिनेटली 100 में से 500% सवाल मिल जाएगा और आपका सही हो जाएगा। डीपली पढ़ लेना, चाहे कितना मर्जी, सवाल ही ऐसे ही बनेगा। ऑब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्ट से अलग होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन लेकिन कॉम्प्लीमेंट, और अगर वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है
तो वो सब्जेक्ट की विशेषता बताएगा। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट होगा। एक उदाहरण से मैं आपको बता चुका हूँ। लिंकिंग वर्ब सामान्यतः कौन सी होती हैं? इज, एम, आर, वाज वर्ब जो है जनरली लिंकिंग वर्ब की यूज़ की जाती हैं, है ना। अब लुक्स है, सीम्स है, ये सब चीज़ें जो है ना इन ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जो इसको टेक्निकल टर्म तो इसकी अलग है इंग्लिश भाषा में, लेकिन आप तो ये मान के चलो, आप कोई भी मेन वर्ब दी हो, आप उसकी जगह इज, एम, आर, वाज वर्ब लगा के देख लेना। अगर वो दोनों शब्दों का एक ही हो तो वो कॉम्प्लीमेंट है, ना हो तो वो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ही टर्न्ड द कार, ही टर्न्ड द कार, ठीक है। अब ही सब्जेक्ट है, प्रोनाउन सब्जेक्ट है ना। मेन वर्ब टर्न्ड है और कार ऑब्जेक्ट है। उसने क्या मोड़ दी? कार मोड़ दी, है ना। अब इज, एम, आर, वाज वर्ब लगा के देख लो, इज लगा के देख लो, ही इज द कार, क्या वो कार है? क्या कार वो है क्या? नहीं। वाज लगा के देख लो, ही वाज कार, क्या कार वह है या वह कार है? नहीं है। तो इसका मतलब कार ऑब्जेक्ट है, सीधी सी बात है। इसमें पार्ट ऑफ स्पीच का सवाल भी पूछा जा सकता है, जैसे सब्जेक्ट की जगह नाउन या प्रोनाउन आ सकता है। आपको क्या हो सकता है कि मेन एग्जाम में जब सवाल देगा ना, तो हो सकता है सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट एस ना लिखे, एन लिख दे, पी लिख दे, कुछ भी लिख दे। प्रश्न को घुमाया जा सकता है, कॉन्सेप्ट को घुमाया जा सकता है, लेकिन कंटेंट जितना आपको करवा रहा हूँ मैं, उतना मोर देन इनफ है। बेसिक सेंटेंस पैटर्न से आपका सवाल गलत नहीं हो सकता, ठीक है। देखो, दो एग्जाम्पल हैं, एक तो ही टर्न द कार और एक ही टर्नड एंग्री, ठीक है। ऊपर वाले में आप ही इज द कार लगाओगे तो कार ही नहीं है और ही कार नहीं है, लेकिन ही टर्नड एंग्री, ही इज एंग्री, वह गुस्से में है, ही वाज एंग्री, वह गुस्से में था। ये तो जच रही है बात, है ना। और एक बात सबसे बढ़िया बात आपको मैं नहीं बताऊंगा, इसमें शायद नहीं लिखी हुई है, कभी भी मेन वर्ब के बाद सीधा एडजेक्टिव आ जाए, ठीक है। एडजेक्टिव आ जाए, एंग्री हुआ, ब्यूटीफुल हुआ, गुड हुआ, बैड हुआ, ठीक है। कोई भी एडजेक्टिव आ जाए किसी भी प्रकार का, वो कॉम्प्लीमेंट ही होता है जनरली। अब कार तो नाउन होता है ना, तो ऑब्जेक्ट होगा। एंग्री एडजेक्टिव है तो कॉम्प्लीमेंट होगा, साधारण सी बात है, ठीक है। ही गैव मी ए बुक, ही सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन है, गैव मेन वर्ब है, सेकंड फॉर्म है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, व्यक्ति है, हुम का आंसर दे रहा है। ए बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वट का आंसर दे रहा है, वस्तु है, ठीक है। वट निर्जीव का आंसर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तथा हुम सजीव यानी व्यक्ति, है ना, या जंतु या जो भी सजीव चीज़ें होती हैं का आंसर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये बात तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। आपको जब भी आप अगली सेकंड ग्रेड की तैयारी करेंगे, ये चीज़ें आपको एक बुक फॉर्म में, बाइंडेड नोट्स फॉर्म में मिल जाएंगी, तो आपको कुछ ज़्यादा उतारने की ज़रूरत नहीं है। आप तो बस मैं जो बोल रहा हूँ, आप मेरी बात को समझ लो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप मेरी बात सुन भी लेंगे, समझ भी लेंगे, मैं बिना ब्रेक के बोल रहा हूँ आपको, मेरी बात सीधा क्योंकि इस वक्त आपके सारे हार्मोन्स स्रावित हो रहे हैं, सारी नसें खुली हुई हैं। जो मैं बोलूँगा अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो डेफिनेटली आपके दिमाग के अंदर बात जाएगी। और आप वैसे भी बहुत पढ़े हुए बच्चे हो, ठीक है, तो आपको तो सिर्फ रिवाइज ही करवाना है। अब एक अच्छी बात आ गई है, ही कॉल्ड मी ए फूल। ही सब्जेक्ट आ गया, नाउन या प्रोनाउन में प्रोनाउन है, सब्जेक्ट बन गया। कॉल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना। मी ऑब्जेक्ट है। ही इज मी हो सकता है क्या? वह मैं हूँ या मैं वह हूँ? नहीं हो सकता। हुम का आंसर आ रहा है? आ रहा है सर। उसने बुलाया मुझे, उसने कहा मुझे, हुम का आंसर आ रहा है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया ना। हुम का आंसर आ रहा है, उसने किसे बुलाया? मुझे बुलाया, तो हुम का आंसर आ गया। ए फूल, क्या बुलाया मुझे? फूल बुलाया। अब ये फूल एडजेक्टिव है, यानी कॉम्प्लीमेंट तो ये पक्का है। अब यहाँ पे फूल मी है या ही है, इतनी सी बात पहचान लो। कॉम्प्लीमेंट तो है, ये तो आप पहचान लोगे कि एडजेक्टिव आ गया, फूल है, मूर्ख है, ऑब्जेक्ट तो नहीं हो सकता, ठीक है। ऑब्जेक्ट होता तो वट का आंसर आता, ठीक है। ही कॉल्ड मी वट, ये फूल, वट का आंसर तो आ रहा है सर, आ रहा है ना। लेकिन इसमें गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? आप यहाँ पर वट का आंसर तो दे दोगे, लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है। क्यों है? कि उसने मुझे फूल बोला। क्या बोला? मुझे फूल बोला। अब फूल मुझे बोला, तो ये मी क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। यहाँ पर फूल कौन है? ही फूल है या मी फूल है? मी फूल है, ठीक है। आप जब इसकी हिंदी बनाओगे, उसने मुझे मूर्ख बोला, मुझे बोला, और मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और मुझे मूर्ख बोला है, मैं मूर्ख हुआ, तो मैं तो ऑब्जेक्ट हूँ,
तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। तो एग्ज़ाम में कभी भी आपको ऑप्शन में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में भी कंफ्यूज करे तो आपके दिमाग में ये बात छप जानी चाहिए कि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का मतलब, अगर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है तो वो सब्जेक्टिव होगा, है ना। अब यहाँ पे ए फूल, फूल कौन है, ही है या मी है? मी है तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ही है तो सब्जेक्टिव है। अब आप देख लो वाक्य पढ़ के यहाँ पे फूल कौन किसे कह रहे हैं, ठीक है। जो फूल है वही कॉम्प्लीमेंट हो गया। यहाँ फूल कॉम्प्लीमेंट है, हालांकि यह वट का आंसर दे रहा है। कैसे दे रहा है? उसने मुझे क्या बुलाया, ही कॉल्ड मी वट, ठीक है। लेकिन मी को जब आई बनाकर या आई एम फूल लिखने पर फिट हो रहा है। अब आप कहोगे सर वट का आंसर तो आ रहा है, तो पता कैसे करेंगे कि ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा? आप मी को आई बनाओ, आई एम फूल, है ना, बना के देख लो। अगर आई के बाद लिंकिंग वर्ब जोड़ने के बाद यहाँ पे फूल फिट बैठ रहा है, ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट होगा। और बच्चों, ऑब्जेक्ट तो तब होगा ना जब ये नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। जैसे सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन आता है, वैसे ऑब्जेक्ट में भी तो नाउन प्रोनाउन ही आता है ना। फूल तो एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव तो कॉम्प्लीमेंट ही होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को तो पहचानना बहुत आसान है, ठीक है। अगर मेरा मानना है कि 2026 या 2025 में आपको कंफ्यूज करवाएगा तो वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में करवाएगा। आपको तो बस ये देखना है कि यहाँ पे फूल कौन है, मुर्ख कौन है। मुर्ख तो विशेषता है ना किसी की, तो कॉम्प्लीमेंट होगा, है ना। तो आई को जब मी को जब आई बनाओगे, सब्जेक्ट बनाओगे, तो आई एम फूल लिखोगे तो फूल फिट बैठ रहा है, जिससे पता चल रहा है कि आई कौन है, ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। यानी ए फूल ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है और जो ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है वो कॉम्प्लीमेंट होगा, पूरक होगा, ठीक है। अब अपने आगे चलते हैं। दो उदाहरण आज क्लास देखेंगे, क्लास ज़्यादा लंबी नहीं रखता मैं, मेरी आदत है। आई लाइक सिंगिंग, आई सब्जेक्ट, प्रोनाउन आ गया, सब्जेक्ट हो गया। लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, सिंगिंग मुझे पसंद है। क्या पसंद है? सिंगिंग। देखो, क्या मैं सिंगिंग हूँ, क्या मैं गाना हूँ, क्या, है ना, क्या मैं गाना हूँ? आई एम सिंगिंग जच रहा है क्या? नहीं जच रहा, तो कॉम्प्लीमेंट नहीं है। और कॉम्प्लीमेंट नहीं है इसका मतलब ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट कैसे होगा बच्चों? नॉन फाइनाइट जब आप पढ़ते हो तो उसमें 3 चीज़ें पढ़ते हो, जीरंड, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, ठीक है। अब आईएनजी जो होता है ना, जिसके वर्ब के आगे अगर आईएनजी लग जाए तो वो 2 चीज़ें बन सकती हैं। एक तो पार्टिसिपल बन सकता है, एक जीरंड बन सकता है। जीरंड वर्बल नाउन होता है, पार्टिसिपल वर्बल एडजेक्टिव होता है। नाउन है तो वो नाउन का काम करेगा, या तो सब्जेक्ट का काम करेगा या ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। आपने अगर इतना ही पहचान लिया ना कि यहाँ पे सिंगिंग नाउन है कि कॉम्प्लीमेंट है, पार्टिसिपल है कि जीरंड है, आपका काम तो तभी हो जाएगा। पेपर वाला आपको इतना ही कंफ्यूज करवाएगा कि ये जीरंड है कि पार्टिसिपल है। अगर वो चीज़ ऑब्जेक्ट बन रही है, सब्जेक्ट बन रही है, कोई भी चीज़ है, सिंगिंग इज माई पैशन, तो सिंगिंग यहाँ पर जीरंड है क्योंकि सब्जेक्ट बन रहा है, नाउन है, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगी तो वो नाउन होगी, ठीक है, तो जीरंड होगी, ठीक है। हालांकि ये बहुत नॉन फाइनाइट्स अपने आप में एक टॉपिक है, बट मैं उस पर नहीं जा रहा। यहाँ पर मैं आपको सीधा बेसिक सेंटेंस पैटर्न करवा रहा हूँ। कभी नॉन फाइनाइट्स के बारे में भी बात करेंगे डीपली। आप तो ये देखो कि आई लाइक के बाद कुछ मर्जी लिखा हुआ है XYZ, आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप तो ये देखो कि आई सिंगिंग है कि नहीं है। अगर आई सिंगिंग नहीं है तो इसका मतलब सिंगिंग ऑब्जेक्ट है, सिंगिंग ऑब्जेक्ट होगा। और अगर आई सिंगिंग है इसका मतलब वो सिंगिंग कॉम्प्लीमेंट है। कैसे? मैंने आपको बताया किसी भी वर्ब के बाद अगर आप आईएनजी लगाओगे तो या तो वो जीरंड बनेगा या वो पार्टिसिपल बनेगा। अगर वो जीरंड है तो वो नाउन है, और वो नाउन है तो या तो वो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। अगर वो पार्टिसिपल है तो ना तो वो सब्जेक्ट होगा ना ऑब्जेक्ट होगा, वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव होता है और पार्टिसिपल एक वर्बल एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव है तो कॉम्प्लीमेंट होगा। ये 2 उदाहरण एक साथ इसलिए लिखे हैं ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन ही दूर हो जाए। कैसे? आई सा हिम सिंगिंग, देखो आई लाइक सिंगिंग और आई सा हिम सिंगिंग, ठीक है। आई मतलब सब्जेक्ट प्रोनाउन, सा मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, हिम ऑब्जेक्ट। मैंने किसे देखा? हुम का आंसर हिम, मैंने उसे देखा। सिंगिंग, अब गाना कौन गा रहा था? वो गा रहा था, ठीक है। सिंगिंग कौन कर रहा था? वो कर रहा था, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो क्या कर रहा था? सिंगिंग कर रहा था, नहीं। 2 चीज़ें हैं। मैं क्लास लंबी हो रही है लेकिन फिर भी मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगा।
एक तो होता है गाना और एक होता है गाना गाता हुआ। ठीक है, ठीक है। मैंने उसे देखा गाना गाते हुए, है ना। आई सा हिम सिंगिंग, मैंने उसे गाना गाते हुए देखा, तो उसकी विशेषता होगी क्या, गाना गाते हुए। अब मैंने उसे शांत देखा, मैंने उसे रोते हुए देखा, आई सा हिम वीपिंग, तो रोना उसकी विशेषता होगी। ठीक है, तो इस चीज़ से आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। मैंने उसे गाना गाते हुए देखा, तो गाना गाते हुए देखना, गाना गा रहा था वो, गाना गाना उसकी विशेषता होगी। मैंने उसे रोता हुआ देखा, तो है ना, तो रोना उसकी विशेषता होगी। मैंने उसका चेहरा लाल देखा, है ना, तो लाल होना उसका चेहरा विशेषता होगी। मैंने आ, आ, या फिर ऐसे मान लो आप, सिंगिंग इज माई पैशन, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि गाना, एक तो होता है गाना गाते हुए, ठीक है, और एक होता है गाना सिंगिंग। आई लाइक स्विमिंग, स्विमिंग से आज हो ना, आई सा हिम स्विमिंग, मैंने उसे तैरते हुए देखा, तो तैरना उसकी विशेषता होगी। एक हो गया आई लाइक स्विमिंग, मुझे तैरना पसंद है। तो फर्क जीरंड और पार्टिसिपल में इतना ही है कि तैरना और तैरता हुआ, गाना और गाता हुआ। गाता हुआ हिंदी में बना के देखना, कभी भी कन्फ्यूजन हो जाए, हिंदी में बना के देखना कि ना रह के ता हुआ आ रहे। रोना रोता हुआ, रोना है तो जीरंड है, जीरंड है तो ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है, रोता हुआ है तो वो कॉम्प्लीमेंट है, चाहे वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, लेकिन कॉम्प्लीमेंट होगा। पेपर वाला आपको दो लेवल पर कंफ्यूज कर सकता है। पहली बात तो वो जीरंड और पार्टिसिपल में कंफ्यूज करवाएगा, ठीक है, कि कॉम्प्लीमेंट है कि ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर आपको जीरंड या पार्टिसिपल में डिफरेंस करना आता है तो आप आराम से ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट में भी कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, आपको मान लो आपने कॉम्प्लीमेंट पहचान भी लिया तो आपको और क्या करवा देगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में कन्फ्यूजन करवा देगा कि वो जब सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है कि ऑब्जेक्टिव है। तो सब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव है, वो आपको मैं ऊपर बता चुका हूँ कैसे पहचानना है। तो मैं आपको फिर से एक बार ये बात बताना चाह रहा हूँ कि आई लाइक सिंगिंग, मुझे गाना पसंद है, गाना, ना आ रहा है लास्ट में, ना, गाता नहीं आ रहा, गाना, मुझे गाना पसंद है। ठीक है, इसका आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो भी यही बनेगा, सिंगिंग इज लाइक्ड बाय मी, सिंगिंग ही आएगा। ठीक है, जो चीज़ सब्जेक्ट बन रही है, ऑब्जेक्ट बन रही है, वो जीरंड होगी। क्यों होगी, क्योंकि वो जीरंड एक वर्बल नाउन होता है और नाउन सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। आप इस कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट बना के देख लो, है ना, ही वाज सिंगिंग वाज सीन बाई मी, जच रहा है क्या, नहीं जच रहा। ठीक है, तो गाना गाते हुए देखा, मैंने उसे गाना गाते हुए देखा, यानी वो गाना गा रहा था, ये उसकी विशेषता होगी, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, विशेषता होगी, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट एक पार्टिसिपल एक वर्बल एडजेक्टिव होता है। वर्बल क्यों बोलते हैं, क्योंकि वर्ब के लास्ट में लगा है। सिंग भी, सिंग एक वर्ब है और आईएनजी लग गया तो या तो वर्बल नाउन होगा, वर्बल नाउन होगा तो या तो वो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा, जीरन कहते हैं इसको। और एक होता है वर्बल एडजेक्टिव जिसे पार्टिसिपल बोलते हैं, वो या तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा या ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो मैंने इतना लंबा लेक्चर दे दिया इस चीज़ पर, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, और बहुत तेज़ तेज़ बोला है, आपका समय खराब ना हो। ठीक है, तो जीरंड पार्टिसिपल में फ़र्क ज़रूर समझ लेना। देसी भाषा में बताऊं तो ना आ जाए, रोना आ जाए तो जीरंड है, या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा, नाउन होगा। ठीक है, रोता हुआ आ जाए, ऐसे सभी वर्ब में लगा लेना, ये जनरल रूल है। रोना रोता हुआ, खाना खाता हुआ, ठीक है, सोना सोता हुआ, भागना भागता हुआ। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो ये बहुत बड़ी बात मैंने आपको बताई है। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो हो सकता है आपका मेन एग्जाम में एक सवाल सही हो जाए। ठीक है, आपको ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, जीरंड और पार्टिसिपल, नाउन और प्रोनाउन, कॉम्प्लीमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में अगर पता लग गया तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। आज 2 पेज पढ़ लिए, लेकिन आज टाइम ज़्यादा लगा लिया, क्योंकि जिस बारे में प्रश्न सही करने के लिए जितना मुझे बोलना पड़ता है मैं उतना ही बोलता हूँ, ना तो कम बोलता हूँ ना ज़्यादा बोलता हूँ। आज 25 मिनट लिए हैं तो आपको डेफिनेटली 25 मिनट की ये क्लास होनी चाहिए थी, तभी लिए हैं। और अगर आपने कुछ मिस कर दिया तो कर दिया, ठीक है, फिर तो यूट्यूब भरा पड़ा है, कहीं मर्जी देख लेना। ठीक है, ठीक है, आज काफ़ी टाइम ले लिया आपका। मैं फिर से बताना चाहूँगा, टेलीग्राम पर जुड़ जाना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, नहीं आए तो डिसलाइक कर सकते हो।
और ज़्यादा पसंद आएगी तो शेयर कर सकते हो। 100 जने देखोगे तो 200 तक पहुंचेगी। अगर एक भी बंदा एक एक को भी जोड़ेगा ना तो 100 से 200 हो जाएंगे हम, और 200 से 400। मुझे तो आपको एक ही बंदे का टारगेट दे रहा हूँ भाई, एक जने को जोड़ दो, हम आपके आभारी रहेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।